नमस्कार दोस्तों। बेटा अब सुनो बेटा, प्रैक्टिकली हम तो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, मैं तो मेरा अनुभव दे सकता हूँ और हर आदमी का लिमिटेड है। आज आपके सामने सेलेक्टेड कैंडिडेट आपके राधेश्याम जी जांगीड़ है बेटा। ये बेसिकली आपके सर्वोदय कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागौर से पास आउट है बेटा प्रॉपर, और बच्चा भी जस्ट पास आउट है। और आपकी जानकारी बता दूं, उनका लास्ट डेट थी ना एग्जाम की फॉर्म की, उसके 4 दिन पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आए और पहले ही अटेम्प्ट में एसएनए से लगभग 3rd ईयर 4th ईयर से जुड़े हुए हैं। और लगभग एसएनए में उन्होंने कम से कम, जहाँ तक मुझे याद है, 50 से 100 एडमिशन कराए उन्होंने, और काफ़ी इनके साथ के भी सेलेक्ट हुए हैं। इनका भी ऑल इंडिया 36 रैंक के साथ एसएनए की तरफ से इनका सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आइए बेटा। एक बार मैं बगराम जी सर से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण और छापा पहना के एक बार स्वागत करें सर का। ऐसे होते हैं बधाई के पात्र। आप देख लो, ऑल ओवर रैंक देख सकते हो आप। आवाज आ रही होगी शायद आपको। यस, आवाज आ रही होगी। ऑल ओवर जो रैंक निकाली है 36 रैंक है। 36 रैंक का मतलब ये फर्स्ट अटेम्प्ट, जहाँ ये चाहे वो एम्स मिल सकता है। ये जो रोते रहते हैं ना सर, हमको पढ़ना मिला, वो मिला, वो मिला, क्या करें आप? अरे ज्वाइन करो और तैयारी करो। सर यही होता है। अगर आप ये रैंक लाते, अब उन्होंने मुझे नहीं पूछा सर मैं कौन सा एम्स लूँ, जो पहला भरा वही मिला है। अभी एम्स राजकोट में, क्योंकि राजस्थान वालों की प्रीफर रहती है राजकोट, पास पड़ता है, दिल्ली जाना नहीं चाहते लोग वर्कलोड की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से, तो राजकोट में फाइनल मिला, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, क्लियर। अब मैं भागीरथ से निवेदन करूंगा कि एक बार सापा पहना के स्वागत करें। अरे आप करो भागीरथ जी, आप डायरेक्टर हो यार आप, हम तो रोज ही पहना रहे हैं, हम मिठाई खिला देंगे। चलेगा, जोरदार तालियों से स्वागत करें बेटा। मिठाई लो बेटा, चलिएगा। पहले पहनो, अच्छा लग रहा है। अरे अब तो कद ऊंचा हो गया, देख हमसे भी ऊंचा हो गया सिलेक्शन नहीं। हाँ कांग्रेचुलेशन बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलेगा, और बहुत जल्दी आज आपके सामने मैं घोषणा कर देता हूँ, बहुत ही जल्दी राधेश्याम जी एज ए फैकल्टी भी लॉन्च होंगे एसएनए में बेटा। थैंक यू राधेश्याम जी, एज ए फैकल्टी भी लॉन्च करेंगे इनको बहुत जल्दी, थोड़ा इनका वेरिफिकेशन होने के बाद। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी आपके कंटेंट तैयार किए, मुझे भी थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा हूँ क्या? अबे जिंदगी में एक बार सापा पहना 5 साल पहले, अभी भी दुख हो रहा है। चलेगा, अब मैं बगराम जी सर से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें। यस तो आज आपके सामने वो हस्ती है जिन्होंने खुद के दम पर एसएनए के साथ में जुड़ करके जो तैयारी की है, और पहली बार में इसी जो साल पास आउट थे, और पहले अटैम्प्ट में उन्होंने जो अपना पहला चॉइस होता है ना, जो फर्स्ट चॉइस, इस बार जोधपुर तो आया नहीं था, नागौर के रहने वाले हैं, लेकिन जोधपुर मिला नहीं, तो इस बार उन्होंने राजकोट भरा और राजकोट मिला है। अगली बार जब जोधपुर की वैकेंसी में और बता दें कि आपको ट्रॉमा सेंटर से 150 या 200 बेड का कुछ ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, तो 150, हाँ नहीं बनेगा वो 300 हो गया होगा। तो उसके लिए भी स्टाफ कम से कम देखो कितना चाहिए, इस बार वैकेंसी निकालनी है, वो स्टाफ की कमी है, प्लस अगर 300 बेड का है तो उसके लिए कम से कम 500 स्टाफ वो एक्स्ट्रा होंगे। तो कम से कम बता रहा हूँ 500 वैकेंसी जोधपुर एम्स की आएगी। ये सपना अभी आप देखोगे, तब जाकर आप सितंबर 2023 के अंदर उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगे और एग्ज़ाम दोगे। तो सर ने सब कुछ बता दिया है, क्या ऐप, अपने ऐप के थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे तैयार करने, सब कुछ सर ने बता दिया है। अब राधेश्याम जी आपके बारे में अपने विचार शेयर करेंगे, कैसे उन्होंने तैयारी की है, कैसे सिलेक्शन लेते हैं ना। कई बार हमको तो लगता है सर आप तो है ना नौकरी लग गए और हमको बता रहे हो कैसे लेते हैं। आप उनको बताइए जो सर खुद लगा है, वो हमको बताएगा, तो उनका कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ता है, तो वो कुछ आपको राधेश्याम जी अपने विचार आप लोगों के सामने रखेंगे, ठीक है ना, कि उनसे कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट होते हैं आप, जो नए बच्चे आपके सामने यहाँ से बैठा हुआ आज आप स्टेज पे आ रहा है। तो मैं राधेश्याम जी वेलकम करता हूँ कि आकर अपना समय दे यहाँ पर। आवाज़ आ रही है पीछे तक? तो इंट्रो तो सर ने दे ही दिया, ठीक है। मेरा नाम राधेश्याम जांगीड़ है, मैं रिसेंटली अभी पास आउट हुआ हूँ 2022 में, अप्रैल में हमारा एग्ज़ाम था, आरयूचे से, राजस्थान से, नागौर से हूँ मैं। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर भी था वो जो फॉर्म की डेट स्टार्ट हो गई थी मेरे हिसाब से, उसके बाद आए थे जितने भी राजस्थान में इस बार जो पास आउट हुए हैं, आप सभी को पता होगा ना।
और मतलब बाकी कोई ज़्यादा इंट्रो की ज़रूरत है नहीं। मैं ये सर से रिक्वेस्ट करके स्पेशली ये सेशन रखवाया आपके लिए, आधे 1 घंटे का, मान लो आधा घंटा या 45 मिनट, आप कितना सहन कर पाते हो उस पर निर्भर करता है ये, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं अपने मोबाइल में लेके आया हूँ मैं, ठीक है। उसमें पूरे क्लास में क्या क्या मुझे पॉइंट टच करने हैं, ठीक है। क्योंकि आप जैसे अभी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं जानना चाहूँगा कितने हैं जो दूसरी बार यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया एग्जाम देते हो और दूसरी बार या तीसरी बार प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई है? सारे फ्रेशर हो? एक ही हाथ खड़े करो भाई, पता लगे मुझे, उस हिसाब से सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे ना। थोड़ा मोटिवेशनल सेशन ना होके हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखेंगे ताकि आपको भी पता लग पाए एक्चुअल में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना होता है किसी भी एग्जाम को, है ना, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है। हाँ, अभी रिसेंट 22 का ही पास आउट हुआ ना, अभी रिसेंट 2022 से ही पास आउट हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा नोटसेट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, इससे पहले मैंने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया था। ये मैंने प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करके 8-9 महीने, ठीक है, 4th ईयर के साथ ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद में ये मैंने ये समझ सकते हो कि उससे पहले एक्चुअल में मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, इसलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये मेरा पहला नोट सेट नहीं था, ये मेरा 50वां 60वां नोट सेट था एक हिसाब से देखे तो, क्योंकि उससे पहले मैं 50 से 60 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर चुका था जो नोट सेट के लेवल के थे, समझ रहे हो। इससे ये समझ में आता है कि जब आप नोट सेट देने जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हो जिनको ये लग रहा हो कि हम सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे, है ना, नोट्स पढ़ेंगे बिना एमसीक्यू की प्रैक्टिस किए हुए, बिना मॉक टेस्ट दिए हुए सीधा जाके हम एग्जाम देंगे नोट सेट का और वहाँ पे हमारी अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बेवकूफ़ी भरा कदम होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है आपकी जो प्रिपरेशन होती है ना, आपकी जो प्रिपरेशन होती है, आप 8-10 महीने आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगाते हो, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आप काफ़ी जने जो हैं मान लो पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है, जिनका भी दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट होगा, ठीक है। ये इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको 8-9 महीने आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, आपको एग्जाम क्लियर करनी है ना। इससे पहले मैं ना आगे का अपना चालू करूं, आप में से अगर कोई पर्सनली कोई ऐसे कोई पूछना चाहे, ठीक है, जिसको मुझे इस सेशन में अगर उस क्वेश्चन को रखना हो, ठीक है, तो आप में से कोई पूछ सकता है। किसी का कोई पर्सनल ऐसे क्वेश्चन हो तैयारी से रिलेटेड कि हमें ये जानना है कि एक्चुअल में ये पॉइंट कैसे कवर होता है या ये चीज़ हमें कैसे करनी है, ऐसे कोई आप में से कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। मतलब पहले से सबको सब कुछ पता है। कोई पूछना चाहता है कि आपके मन में कोई भी सवाल होता है, जैसे पर्सनल स्पीकिंग जब मैंने शुरुआत की थी अपनी, ठीक है, तो मेरे मन में ढेरों सारे सवाल थे, ठीक है। मैं भी एक तरीके से फ्रेशर था, मुझे गाइड करने वाला कोई था नहीं उस टाइम पे। मैंने पूरी की पूरी जो अपनी कोचिंग है वो ऑनलाइन ही करी थी, घर पे बैठ के ही करी थी, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे कोई था नहीं कि भाई मैं किसी से पूछूं, ठीक है। तो ये होता है कि तैयारी स्टार्ट करते करते हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने नोट्स हाथ से बनाए या जो पहले से बने हुए प्रिंटेड नोट्स है वो मैं काम में लेने हूँ, ठीक है। अपने जो पढ़ने का टाइम होता है वो पढ़ने का टाइम कितना रखना चाहिए, अपना जो टाइम टेबल होता है वो टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, ठीक है। अपनी जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ तो ये शब्द कुछ पहली बार सुन रहे होंगे कि टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी भी कोई चीज़ होती है ना। कुछ टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी होती है जिसके बेस पे एक टॉपर बनता है। जैसे मान लो एक बेसिक सा पॉइंट बताता हूँ ना, जैसे मान लो ये गोल सेटिंग होती है, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या मानते हो जो नोट सेट हर साल देते हैं, 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। इस बार एक वीडियो आया था यूट्यूब पे जिसमें बताया गया था कि आरटी लगवा के उन्होंने पता किया था कि टोटल कितने कैंडिडेट जो होते हैं वो नोट सेट के लिए अपियर होते हैं। शायद आप में से बहुत जनों ने देखा होगा, ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब, है ना। तो उसमें से ये तो है नहीं, उसमें से ये तो नहीं है कि किसी का गोल ये हो कि यार मुझे नोट सेट का पेपर इसलिए देना है क्योंकि मुझे इसमें सिलेक्शन नहीं लेना है। कोई है क्या यहाँ पे बैठा हुआ जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है फिर भी वो 8-10 महीने बैठ के यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है? ऑब्वियसली आप सभी को एक अच्छी रैंक चाहिए। एक होता है ना सिलेक्शन बाय चॉइस होता है, एक सिलेक्शन बाय चांस होता है। बाय चांस का मतलब ये होता है बस हो गया। एक चॉइस का मतलब ये होता है कि अपनी प्रिपरेशन इस लेवल की होती है, ठीक है। जैसे मेरी ऑल इंडिया रैंक 36 है, तो अब जो भी एम्स मैं चाहूँ, ठीक है, वो मेरी चॉइस से मिल सकता है ना। इसमें आपकी जो फ्रीडम होती है वो काम आती है, ना कि आपको ये नहीं कि मजबूरी में कोई भी एम्स मिल गया आपने ज्वाइन कर लिया, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रिपेयर कर रहा है बंदा, है ना, उसका गोल तो यही होता है कि हमें नोट सेट क्लियर करना है। फिर भी ऐसे कुछ ही बच्चे क्यों होते हैं जिनकी टॉप रैंक आती है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं ना। 2-2, 3-3 साल 6-6 साल तक लगे हुए होते हैं, फिर भी अच्छी रैंक नहीं आती। सिलेक्शन होता भी है तो मर डूब के होता है। जैसे मान लो रैंक इतनी नीचे आती है कि उनको जो भी एम्स मिला उनको लेना पड़ता है मजबूरी में, या कुछ तो ओवर एज हो जाते हैं जिनकी एज 28, 29, 30 इस एज तक जाते जाते सिलेक्शन होता है इनका, समझ रहे हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो टॉपर होते हैं ना
वो कुछ अलग करते हैं, उनकी कुछ अलग स्ट्रेटजी होती है ना। नॉर्मल जो कन्वेंशनल तरीका होता है अपने पढ़ने का रटने का तरीका होता है, ये अब काम नहीं करता आज के टाइम पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको कंपटीशन को समझना होगा, चीज़ें एक्चुअल में कैसे डील होती है। ऐसे नहीं कि भी हमने बस सोच लिया कि नोट सेट क्रैक करना, कोई भी एक कोचिंग ज्वाइन कर ली, सामने कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसको रट लिया और बस हम सोचे कि हमारा सिलेक्शन हो गया। ये नहीं होता। कोचिंग को चूज़ करना, मटेरियल को चूज़ करना, कौन सी फैकल्टी से हमें पढ़ना है, ठीक है, वो चूज़ करना, ये तो प्री रिक्विजिट होता है। प्री रिक्विजिट का मतलब समझ दो ना, अपने पढ़ते हैं प्री रिक्विजिट फैक्टर होते हैं। प्री रिक्विजिट फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिनकी वजह से आपकी शुरुआत अच्छी होने वाली है। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक अच्छी कोचिंग चूज करते हो, ठीक है, वो आपके हाथ में था, इतने दिन आपने सोचना था, जो भी सोचना था आपने, ठीक है, आपने बहुत सोच समझ के ये कोचिंग चूज की होगी, है ना। 10 लोगों से पूछा होगा, आपके मन में भी 50 बार ख्याल आया होगा कि यार यहाँ पे जाऊँ या नहीं जाऊँ। यहाँ पे आके बैठने के बाद भी सोचा होगा कि यार अब यहाँ पे आ गया हूँ तो अब आगे क्या, है ना। तो आपने ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आपने जो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ऑफलाइन, ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ने की आदी नहीं हो मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपके ऑनलाइन पढ़ने के आदी होते, यहाँ पे नहीं बैठे होते, इसका मतलब आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की कहीं ना कहीं अच्छी गाइडेंस की जरूरत है ना। अगर मान लो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी बैठे हुए वो अंडर कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक मन में सेल्फ डाउट नाम की भी चीज़ होती है। और सेल्फ डाउट एक ऐसी चीज़ है, वो चाहे ऑल इंडिया रैंक 1 हो, ठीक है, या जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सबके मन में आता है। क्या कोई ऐसा है यहाँ पे बैठा हुआ जो इतना कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे आके अभी बोल दे कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, चाहे वो रात दिन पढ़ता? कोई है क्या आप में से? मैं जानना चाहता हूँ कि कोई तो होगा ना कि आप में से इतना बंदा कॉन्फिडेंट होगा, फिर उसको कॉन्फिडेंट नहीं बोलेगा, हम उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, है ना। तो जाने अनजाने मान लो आप में से भी अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे टेस्ट में, ठीक है, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जाने अनजाने वो कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं जो आपको अल्टीमेट सिलेक्शन दिलवाती है ना। देखो जैसे लास्ट बार का डेटा बताता हूँ, है ना। जैसे मान लो आपको सबको पता है कि 200 क्वेश्चन तो आते ही है ना, 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपको फैक्चुअली पता है क्या इसमें से एक्चुअल पे सिलेक्शन कितना होता है? जैसे लास्ट बार शायद एक लड़की का और एक लड़का जिन्होंने आरटी लगवा के अपना स्कोर, जो स्कोर कार्ड था वो निकलवाया था, और उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड किया था इसको, जिससे मुझे एग्जैक्ट आइडिया मिला था कि मुझे एक्चुअल सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखो मैं जब अपने कॉलेज में गया था, ठीक है, वहाँ पे मेरा एक ऐसा ही सेशन हुआ था, ठीक है। वहाँ पे मैंने उनको बोला था कि मैंने जो 3 घंटे का अपना पेपर होता मैंने वो 2 घंटे में कर लिया था, ठीक है। आप में से ये भी सोच रहे होगे कि यार ये 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कैसे कर सकता है, हमारा तो 3 घंटे में भी मैनेज नहीं होता है। तभी तो बोल रहा हूँ ना कि टॉपर्स की कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, जो एक तरीके से कह सकते हो पढ़ाई के शॉर्टकट्स होते हैं, है ना, जो आपको सीखना है। आप ये मान लो कि अगर आप उनको सीखते हो और आप उनको एक्चुअल में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपकी एक प्रिपरेशन जो होती है ना वो एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है। मैंने अपनी तैयारी के दौरान अपने माइंड को इतना खुला रखा था, ठीक है, मैं कोई भी टॉपर का इंटरव्यू नहीं छोड़ता था, ठीक है। भले आधे घंटे का मुझे ऐसा लगता था कि ये टाइम वेस्ट, लेकिन आधे घंटे में मुझे एक आइडिया ऐसा मिल जाता था जिससे मेरी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे चली जाती थी। भाई ऐसा तो है नहीं सबको यहाँ पे पहले से पता है क्या करना है क्या नहीं करना, इतना पता है बस, हाँ ये करना, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक हम जाते हैं, ठीक है। वहाँ तक पहुँचने के बाद में वहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया क्लिक होता है, जहाँ से आगे का रास्ता हमें दिख जाता है ना। तो आप चाहते हो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हो कि मैं इस सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ 20 मिनट 25 मिनट, उसमें कुछ आपके साथ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है, जिससे आपकी एक्चुअल में जो आपकी नोट टेकिंग एबिलिटी है, आपको चीज़ें जो मेमोराइज करनी है, एक्चुअल में याद कैसे करते हैं चीज़ों को, है ना, मेमोरी एक्चुअल में कैसे वर्क करती है और कैसे हमें चीज़ों को रटना नहीं होता है, सिर्फ चीज़ों को समझना होता है, अपनी आंखों के सामने चीज़ें होती हैं और उनको देखना होता है। जैसे मान लो आप जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अब इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा, ये तो सबको पता है। 3 ऑप्शन हमें क्या करने होते हैं, एलिमिनेट करने होते हैं, ठीक है। इसमें से एक सही होता है, ठीक है। इसका मतलब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो आंसर होता है ना वो तो हमारी आंखों के सामने ही होता है, कहीं छुपा नहीं होता है। मतलब जितने भी जो सिलेक्ट होते हैं, जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, आंसर तो उनकी आंखों के सामने ही होता है, बस उनको पहचानना होता है कि इसमें से कौन सा आंसर इसमें से नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें से कौन सा आंसर है, ये भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो ना कि
आपकी एक्यूरेसी 100% होगी किसी भी लेवल पे जाके, आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हो कि आपकी एमसीक्यू की जो एक्यूरेसी होती है सॉल्व करने की, वो अगर 100% हो जाए तो वो पॉसिबल ही नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब समझते हो ना क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब सिंपल सा मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने 10 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, इसमें से मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, जैसे मान लो 7 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, तो इसका मतलब जो मेरी एक्यूरेसी है वो है 70%, ठीक है, इसका मतलब जो मेरी एक्यूरेसी है वो 70% है। एक बुक का बता देता हूँ, आप में से अगर कोई पढ़ना चाहे, मैंने पढ़ी थी शुरुआत में अपने, ठीक है, एक अवनीश अग्रवाल करके हैं, आईआईटी ने, उन्होंने एक मतलब फेमस ऑथर हैं, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी टॉपर्स स्टडी एक्ट, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया था, पूरा का पूरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर होता है उसको उन्होंने अच्छे से समझा था, ठीक है, यूपीएससी हो चाहे जेई हो चाहे नीट हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबका कोई ना कोई एक पैटर्न होता है। जैसे अपने जो एम्स नॉरसेट होता है, एम्स नॉरसेट का ऐसा कोई ना कोई पैटर्न है, अगर आप उसको क्रैक कर पाते हो, ठीक है, तो आपके लिए सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान हो जाता है। और एक्चुअल में बता रहा हूँ, ये कोई है ना हवा में बातें नहीं हो रही है, सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है। जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट आने से पहले तक मेरे माइंड में यही थॉट चल रहा था, अगर मेरा इस बार सिलेक्शन होता है ना तो इससे आसान सिलेक्शन किसी का नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ये हकीकत है। एक्चुअल में है ना, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट वर्क को हार्डवर्क करना होता है स्मार्ट तरीके से। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होती है जिनको यूज़ करोगे आप, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कोई चीज़ करने में 1 घंटा लगता है, जैसे मान लो सिलेबस की बात करूँ, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ये बाद में आऊँगा मैं, एमसीक्यू सॉल्विंग, ये टेक्निक कैसे हमें यूज़ करनी होती है एक्चुअल में, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। मान लो कोचिंग में बता दिया आपको, ठीक है, कि भाई आपको अगर सिलेक्शन लेना है, ठीक है, ये स्कोर का बता रहा था ना लास्ट बार, जैसे मान लो एक लड़की की रैंक आई थी, ठीक है, शायद उसकी रैंक 151 या उसके इतनी थी समथिंग, ठीक है, नहीं शायद इतनी थी मेरे हिसाब से, ठीक है, 135 उसने एमसी वो टोटल उसका स्कोर था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, और एक जिसकी रैंक आई थी 44, ठीक है, उसका जो स्कोर था वो 141 था ऑलमोस्ट। देख लेना यूट्यूब पे अवेलेबल, ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि एक्चुअल में हमें 200 में से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आने होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में हमें स्कोर इतना करना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं, वही बात बोल रहा था एक्यूरेसी वाले, अगर आप ये मान के चलते हो कि आपको मान लो सिलेक्शन के लिए 130 मान लो 130 नंबर लाने, ठीक है, और आप अटेम्प्ट भी 130 करके आए, तो आप क्या गारंटी देते हो मुझे कि 130, अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप गारंटी देते हो क्या कि 100% एक्यूरेसी के साथ मैं 130 करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिनमें अवनीश अग्रवाल की बात कर रहा था ना, उन्होंने अपनी बुक में सीधा सीधा लिख रखा है, ठीक है, और वो प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड डेटा है, ठीक है। कोई भी जो एग्जाम होता है ना, कोई भी एग्जाम होता है, जैसे कोई भी नॉट भी हो उसमें, चाहे सीएचओ या अपने नर्सिंग का कोई भी एग्जाम पकड़ लो, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको जैसे 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें से मिनिमम आपको 85% क्वेश्चन जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और उसमें भी मिनिमम आपकी 85% एक्यूरेसी होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। ये आपको मैं डेटा दे रहा हूँ एक्चुअल में, इससे क्या समझ में आता है कि अपनी एक्यूरेसी है वो हमें कहाँ तक बढ़ानी है, ठीक है। मेरी एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं थी, जो मेरी एक्यूरेसी थी वो कभी भी 100% नहीं थी। मेरी एक्यूरेसी जो शुरू में थी वो ऑलमोस्ट थी 65-70%, जब मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, और लास्ट में जाते जाते जो मेरी एवरेज जो एक्यूरेसी थी वो थी 85%। इसका मतलब यही समझ में आता है, हाँ वही बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में समझ में आया ये क्या मतलब एक्यूरेसी का खेल कैसे काम करता है, एक्यूरेसी कैसे मैटर करती है, ठीक है। देखो स्लाइड कैसे यहाँ से आएगी, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपने 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, इसका मतलब आप जो सिलेक्शन के लिए क्वेश्चन चाहिए होते हैं, ठीक है, मान लो जैसे आपको जो करेक्ट करना है, काट पीट के जो स्कोर होना चाहिए 135 से 140 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा गेम है, ठीक है, अगर आप अपना टारगेट लेके चलते हो हमें 135 से 140 ही सही करने हैं, ठीक है, तो आपने वो बचपन में आपने स्कूलों में सुना होगा ना, मतलब मास्टर जी कहते थे, ठीक है, अगर हमें मान लो 90% स्कोर करना है तो कम से कम आपका जो एम होना चाहिए वो 100% का होना चाहिए, या मान लो आपको 70% स्कोर करना है तो कम से कम आपका जो एम होता है वो 80% होना चाहिए। वो बात आज भी रिलेवेंट है और आज भी सच है ना। अगर मतलब एक कहावत है, ठीक है, जैसे एम फॉर मून, ठीक है, एम फॉर मून इफ़ यू विल मिस यू विल हिट ए स्टार, ठीक है, इसका हिंदी वर्जन बता देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो अपना गोल कम से कम ऑल इंडिया रैंक 1 का या फिर कम से कम ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 का रखिए। अब इसका मैंने भी अपना गोल ऑल इंडिया रैंक 1 रखा था, और इसका प्रूफ भी पड़ा है मेरे पास। मैंने जो अपना मोबाइल का वॉलपेपर था, ठीक है, जो मोबाइल का वॉलपेपर होता वो मैंने खुद ने कस्टमाइज किया था, मैंने अपनी डायरी में भी लिख दिया था, ठीक है, कि
इवन मैंने यहाँ पे सितंबर भी लगा रखा था। अगर मुझसे कोई आगे पूछता ना उस टाइम पे कि यार तेरी सच में ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी, तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने अपना गोल ये बना रखा था, ठीक है। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई भी नहीं, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 36 ऑल इंडिया रैंक 1 से कहीं भी कम नहीं है मेरे हिसाब से। तो उस जो अभी मैंने कोट बोला था ना, उसका सिंपल सा मतलब होता है मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 रखा था, ठीक है, जो कि मेरे लिए मून था, मेरा हाई गोल सेटिंग था, ठीक है। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 36 है, ठीक है। इसका मतलब मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 को मिस भी कर दिया ना, तो भी मेरी 36वीं रैंक आई, जो कि ऑल इंडिया रैंक से कभी भी कम नहीं है ना। शुरू के जो ऊपर के जो 100 वाले होते हैं उनमें मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से उनकी रैंक आगे पीछे हो जाती है, और रैंक 1 वाले में और रैंक 100 वाले में ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो ये होता है, इसका मतलब ये होता माइंड सेट शुरू से, है ना। मैं ये बोल रहा था ना, शुरू में मैंने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, ठीक है, सबका गोल यही होता है कि भाई हमें है ना एम्स निकालना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है। कोई भी ये नहीं चाहता, अगर वो होता है ना, जैसे सर बोलते हैं मिराज खाने वाले भी होते हैं, ठीक है, उनका भी रैंक लाने का ही पर्पज़ होता है। वो भी यही सोचते हैं कि हमें एम्स में रैंक लेके आनी है, हमें भी एम्स अपनी पसंद का एम्स ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन आप उस भीड़ से अलग कैसे कर सकते हो, वो होते हैं टॉपर वाली स्ट्रेटजी। यही होती है कि आपकी जो माइंड का जो मतलब लेवल होता है, माइंडसेट होता है, ठीक है, वो आपको ऑल इंडिया रैंक 1 वाला रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आएगी तो हम ये शुरू से डर के बैठ जाए अपने, ठीक है, यार अब मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आई तो मैं क्या करूंगा, मैंने सबको बोल दिया। या मान लो किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने लिख भी दिया कहीं पे छुपके से, ठीक है, आपको पता है, आपने लिख दिया आपका गोल ऑल इंडिया रैंक 1 का है, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आई तो मैं क्या करूंगा। वो एक फेलियर वाली वो होती है ना, फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ फेलियर जिसे कहते हैं, ठीक है। मतलब वो कहता है ना 90% इसलिए फेल नहीं हो जाता कि वो मतलब वो होता है ना कि भाई उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन शुरू से उनके माइंड में क्या होता है, वो फेलियर वाला डर होता है, और वो डर उनको ले डूबता है। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी जो होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, मैंने अपनी आंखों से देख रखा है। मेरे बहुत सारे सीनियर है, ठीक है, जो कि उनको देख के लगता था कि यार अगर इनका सिलेक्शन नहीं होगा ना तो मेरा कैसे हो सकता है ना। तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ आपको माइंडसेट अपना बीट से हट के रखना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होगा, है ना। अब देखो ये उस पे आ जाऊँ मैं, जो एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रेटेजी होती है, जानना चाहोगे आप। देखो मतलब अभी तक आपको क्या लग रहा है, मैं इस सेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ या बोर कर रहा हूँ आप लोगों को। मतलब कुछ सीखने को मिल रहा है ना। देखो मोटिवेशन कुछ नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल बंदा हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, ठीक है, ठीक है, थोड़े सपने डंके रखे थे जिसकी वजह से मैंने ऑल इंडिया रैंक जैसे 36 लेके आया, ठीक है, पहली अटेम्प्ट में मैंने क्रैक कर लिया था, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी इस जर्नी के दौरान बहुत कुछ सीखा था, और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मुझे ये जो मैंने सीखा है पर्सनली, ठीक है, वो आप सभी लोगों के साथ या जो फ्यूचर में प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने चीज़ें सीखी वो मैंने ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे से सीखी या एक ने बैठ के मुझे गुरु ज्ञान दिया था, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर आपका माइंड जो होता है ना लर्निंग माइंड सेट है अगर आपका, ठीक है, तो आप वो होता है ना एक किसी से भी एक मतलब वो जानवर होता है ना उसी से भी आप सीख लेते हो। छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करके आपके पास एक लास्ट में एक वो बल्क आता है, ठीक है, जिसके बेस पे आप सिलेक्शन लेते हो, है ना। तो देखो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो आपको 200 में से 130 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है, मतलब इतने पे मान लो सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि कम से कम आपको इसमें से 170 या 180 तो आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था, उनके टीचर ने उनको ये सलाह दी थी एग्जाम से जस्ट पहले, वो 170-80 करके भी आया था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों ज्ञान अधूरा था। मतलब पता तो चल गया चलो 170-80 करने, लेकिन क्यों करने, कैसे करने, ये नहीं पता था, या ना ही उनको बताया गया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो आप जैसे मान लो मेरे से आज आप एक भी आइडिया लेकर जाते हो ना, उसको इम्प्लीमेंट करो। आपको मैं लिख के देता हूँ, आपकी 100% तरीके से जो आपका अभी जो लेवल है ना उससे सुधर ही जाएगा, कम नहीं होगा। आप एक बार उसको ट्राई करना। कोई भी मान लो आपके पास नया आइडिया आता है या फिर आपको कोई भी नई राय देता ना, तो ये मत मानो कि यार ये गलत दे रहा है या मैं इसकी क्यों मानूं, या फिर यार ये तो सही बोल रहा है ना इसकी मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो आप पहले इंप्लीमेंट करो, अगर आपको रिजल्ट दिखे तब उसको रख लो, अगर रिजल्ट ना दिखे तो उसको एलिमिनेट करो, है ना। और अगर आप खुद से ट्रायल एंड एरर, एक ट्रायल एंड एरर मेथड होती है ना, साइकोलॉजी में पढ़ी होगी, ट्रायल एंड एरर से खुद निकलोगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर ट्रायल एंड एरर के थ्रू अगर आप जाते हो, ठीक है, ये कहते हो कि नहीं सारी चीज़ें मैं खुद से ही करूंगा, ठीक है, और मैं किसी की नहीं सुनूंगा, कोई क्या कर रहा है उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मैं खुद से सारी चीज़ें करूंगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 2-2, 3-3 साल, 6-6 साल में भी पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसलिए अपने माइंड को ओपन रखिए। आज मैं अगर यहाँ पे आया हूँ ना, ठीक है, तो मैं चाहता था तो 5 मिनट में सेशन खत्म कर सकता था, बता देता हाँ ये स्टोरी, कोई भी इमोशनल स्टोरी सुना देता अपने स्ट्रगल की, ठीक है, मेरे भी मतलब आंखें नम हो जाती, लेकिन उससे क्या होता, आपको कोई आइडिया नहीं मिलता, ना ही आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होती। मैं चाहता हूँ कि पर्सनली अगर आप एक सिंगल आइडिया भी यहाँ से लेके जाए ना, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। तो देखो
अब ये 170-80 क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। जैसे मैंने अपना जो पर्सनली जो उस दिन पेपर दिया था ना, उसका माइंडसेट बताता हूँ, मेरा माइंडसेट कैसा था, ठीक है, और मैंने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया था, ठीक है। अब देखो मेरे सामने 200 क्वेश्चन थे, एज यूजुअल सभी के पास होते जो सिलेक्ट हुए नहीं हुए, ठीक है, लेकिन मेरा माइंडसेट अलग क्या था। 3 घंटे का हमें पेपर जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है। 3 घंटे में मैंने जो 1 से लेके 200 क्वेश्चन है ना वो ऑलमोस्ट 2 घंटे में कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। 2 घंटे से कम भी लगे थे। एक्चुअली मेरे पास वहाँ पे 80 मिनट बचे हुए थे, 80 मिनट बचे हुए थे उसके बाद भी, ठीक है। 1 से लेके मैंने सारे क्वेश्चन 200 तक देख लिए थे, और उसमें से कम मैंने 130 से लेके 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, ठीक है। उसमें से मैंने कम 30 से 40 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करके रखे थे, ठीक है। 30 से 40 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको कौन से क्वेश्चन होते हैं जो मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखने होते हैं। सारे क्वेश्चन तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर नहीं सकते, ठीक है, नहीं आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देख सकते हो जैसे 130 से 140 है ना, ठीक है। 130 अगर जैसे 140 होता है, 140 में से अगर 30 भी ऐड कर दो, ठीक है, तो 170 या 180 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किए थे वो 175 थे। ये टोटल क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 180 जो नर्सिंग के होते हैं ना उसमें से मैंने 167 अटेम्प्ट किए थे ऑलमोस्ट, और जो 20 होता है ना जीके वाले उसमें से लगभग 9 मैंने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। 175 होता है। मैथ अपनी कमज़ोर है वैसे भी बायोलॉजी वालों की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये समझना है हमें, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन को हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनको अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब समझो पहली बार जब मैं पेपर को देख रहा हूँ, मेरे सामने एमसीक्यू आया, उसको पहली बार में मुझे अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। या फिर मार्क फॉर रिव्यू के लिए जो क्वेश्चन डालना है वो मार्क फॉर रिव्यू के लिए क्यों डालना है, और कौन से क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू के लिए डालना है, ठीक है। और तीसरा कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है। मेरे सामने जो नर्सिंग के थे ना ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन बच गए थे मेरे हिसाब से ना। 180 में से 167 निकालोगे तो 13 बचेंगे। 13 क्वेश्चन मैंने खुशी और बड़े प्राउडली होकर मैंने छोड़ दिए थे, और मैं बड़ा खुश हुआ था, लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे वो पता लग गया था कि मुझे कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर इनको अटेम्प्ट करना था, अगर करता ना तो मेरे डेफिनेटली गलत होता है, और हो सकता था मेरा सिलेक्शन भी ना हो। इस लेवल तक का आपका माइंडसेट होना चाहिए। मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए, सबको पता है कि कौन से क्वेश्चन उनको करने हैं, ठीक है, कौन से छोड़ने हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और उनको आइडेंटिफाई कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और ये सिर्फ रातों रात नहीं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, मैंने कम से कम है ना 50 से लेके 60 तक मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, ठीक है, या ग्रांड टेस्ट बोल लो इनको, 200 क्वेश्चन के जो नॉर्थ साइड लेवल के थे, समझ लो। तो 50 से 60 मॉक टेस्ट सोल्व करने के बाद में मुझे ये सारी स्ट्रेटेजी और मुझे ये सारे तरीके समझ में आए थे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करना है, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार आया था कोई LCSC ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आया था, ठीक है, कोई स्कोरिंग के बारे में बता रहा था, जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है, कहाँ से आया है, ठीक है। मैंने उसको ना ही मार्क फॉर रिव्यू किया, ना ही उसको अटेम्प्ट किया, बिल्कुल मैंने छोड़ दिया, ठीक है। कुछ मतलब इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। कैसे पता लगाओगे? पढ़ते आपको पता लग जाएगा, कोई आइडिया नहीं है। चारों में से आप एक भी ऑप्शन को अगर एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, 4 ऑप्शन आएंगे ना आपको, मैंने क्या कहा, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें सही भी आपके सामने होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से गलत कौन कौन से है ना। तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि हाँ यार, मैं इस चारों में से एक भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये मेरे बस का सौदा नहीं है, ये क्वेश्चन मुझे ले डूबेगा, इसको मुझे छोड़ना है, ठीक है। और ऐसे कम से कम हर एक एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, और वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको टीचर बताते हैं कि हर पेपर में 15 से 20 डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं जो किसी को नहीं आते, वो वाले ये क्वेश्चन होते हैं। अगर इनके सामने हम अपनी ये रख देते ना, अपनी ईगो पे आ जाता है कि नहीं यार, मुझे तो इनको अटेम्प्ट करना ही करना है ना, मैंने तो गोल रखा ऑल इंडिया रैंक 1 का, अगर मैं इनको अटेम्प्ट नहीं करूँगा तो मेरी रैंक 1 कैसे आएगी, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है ना। तो ऐसे कम से कम, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, 13 क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे नर्सिंग वालों में से 180 में से, और उसमें से मैंने 20 में से 9 क्वेश्चन किए थे, इसका मतलब 11 मैंने आइडेंटिफाई कर लिए थे जो मुझे अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। और इनको मैंने कम से कम 3 से 4 बार रिव्यू किया, उसके बाद मैंने ये सोचा कि हाँ अब मेरे ये बस की बात नहीं। ऐसा नहीं मैंने पहली बार में देखा और सोचा यार ये मुझसे नहीं होगा, छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं। मैंने कम से कम उनको हर एक को कम से कम 20 से 30 सेकंड या 30 से 40 सेकंड दिए, कम से कम 4 से 5 बार रिव्यू किया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उतना टाइम था। और अब कुछ बोल सकते हो कि यार ये तो मजाक कर रहा है, ऐसे कोई थोड़ी होता 3 घंटे का पेपर ये 2 घंटे में कर लेगा, लेकिन ये स्किल तब आती है जब आप कम से कम 50 से 60 मॉक टेस्ट देते हो। यहाँ पे कितने जने आप मतलब अभी से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ ना कुछ, मतलब प्रीवियस ईयर के या शिवांगी नर्सिंग अकेडमी के जो ऑनलाइन पेपर चढ़ते हैं यहाँ पे, कोई कर रहा है या सिर्फ थ्योरी पे अभी डिपेंडेंट हो?
थ्योरी पे डिपेंडेंट हो। मेरे कुछ थे फ्रेंड जिन्होंने मेरे सीनियर थे एक्चुअली, जिन्होंने 2 साल से प्रिपरेशन करे थे। मैंने उनको कॉल किया था 3-4 महीने पहले, ठीक है, उनका सिलेबस भी हो रखा था। तो मैंने उनको पूछा था कि यार आप अब बताओ, आपका सिलेबस तो हो गया कोचिंग का, ठीक है, अब आप क्या करोगे, मतलब कौन सी गाइड सोल्व करनी है या फिर कैसे करना है, ठीक है। तो उनका था यार अभी तो सिर्फ कोचिंग खत्म हुई है, ठीक है, मुझे कम से कम 5 से 6 रिवीजन करने दो, उसके बाद में मैं MCQ उठाऊंगा और MCQ की प्रैक्टिस करूंगा। तो आपको कहीं से भी ये स्मार्ट वे लगता है अपनी प्रिपरेशन का कि कम से कम 5 से 6 रिवीजन करूंगा, ठीक है, उसके बाद में MCQ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा, है ना। और आप मानोगे नहीं, रिवीजन भी अपना आप में एक बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। एक्चुअली मैंने जो अपने रिवीजन किए थे वो मैंने पूरे तरीके से लाइन टू लाइन 3 रिवीजन किए थे। उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसको मैंने 2 बार पढ़ा था बस, ये मेरा रिवीजन था। इसका मतलब कंपैरिजन टू उस पर्सन के जो मल्टीपल रिवीजन करता है, जैसे बोलते हैं ना मैंने 10 बार पढ़ा है, 20 बार पढ़ा है, 15 बार पढ़ा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में मेरे रिवीजन भी बहुत कम थे, फिर भी इतनी अच्छी रैंक कैसे आ गई? पैसे नहीं खिलाए मैंने किसी को कोई सोचा होगा पैसे खिला के रैंक आ गई होगी इसलिए बोल रहा है हकीकत में मेरे 3 ही रिवीजन थे, ठीक है, जो 2 रिवीजन किए थे बाद में वो मैंने शॉर्ट नोट्स किए थे अपने, ठीक है। वापस बैक टू द क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं। पता लग गया कि कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं जो हमें देख के ऐसा लगता है यार चारों में से हम कोई भी एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे उसमें से, ठीक है। अब बच्चे वो क्वेश्चन जो आपको 100% आते हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि ये तो मुझे आते ही आता है, और ये तो स्वयं अगर मतलब पेपर बनाने वाला भी मुझे कह देना कि यार ये गलत है, फिर भी मैं उसको बोल दूंगा नहीं ये सही है, तुम्हारा गलत है। और ऐसे कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन होते हैं अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप आधा अधूरा पढ़ के जाते हो फिर आप कहते हो यार मुझे तो सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आ रहे थे। अगर आपने ईमानदारी से पूरी ऑनेस्टी के साथ अच्छी प्रिपरेशन की है तो कम से कम 100 से 120 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, जो आपको आ रहे होंगे, और वो हर एक बंदे को आ रहे होंगे जहाँ पे कोई अच्छी प्रिपरेशन करके बैठा होगा उस एग्जाम में। इसका मतलब उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। होगा भले आपने वो 120 के 120 सही कर दिए, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें भी मैंने क्या बोला, एक्यूरेसी का मैटर होता है। मान लो आपकी 100% एक्यूरेसी, थ्योरेटिकल मान लेते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली मान लेते हैं, ठीक है, कि आपके मान लो 100% एक्यूरेसी, आपने 120 क्वेश्चन किए, 120 में से 120 सही है, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? लेकिन वो करने भी जरूरी है, सिलेक्शन उसी से होगा। कैसे? ठीक है, देखो अब जैसे मान लो 130 से 40 क्वेश्चन, मान लो उसमें से मैंने 100 से 120 क्वेश्चन किए, ठीक है, और उस 100 से 120 क्वेश्चन मेरे मान के चलता हूँ इतनी एक्यूरेसी है कि मेरे उसमें से ऑलमोस्ट 115 सही हो जाएंगे, ये मान के चलो, ठीक है, क्योंकि उतनी आपकी प्रिपरेशन है, ठीक, और वो सबके सही होंगे जो वहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए बैठा होगा, ठीक है। अब जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो ये होते हैं जो आपने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ा है। समझ में आई बात? ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं, इन पे कंप्लीटली आपका गेम डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो? अब देखो जैसे मैंने मान लो 2 घंटे से कम टाइम में मैंने अपना 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन कर दिए थे, ठीक है, उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़े थे, जो मुझे पता था कि इसमें से अब मार्क फॉर रिव्यू कौन से करना है वो बताता हूँ ना, इसको ध्यान से सुनना। अब जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें मुझे नहीं पता इसमें से सही आंसर कौन सा है, इसमें मुझे नहीं पता सही आंसर कौन सा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसमें से ये दो जो ऑप्शन है, 2 ऑप्शन होते हैं ना, उनको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, और वो मुझे 100% श्योरिटी कि ये तो इसके आंसर नहीं हो सकते, है ना। जैसे मान लो कोई भी आप MCQ करते हो ना, ठीक है, मान लो कोई भी आपके सामने एक MCQ दे रखा है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कम 2 के बारे में मैं श्योर हूँ कि ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, और बता देता हूँ इन क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे मान लो आपको पता लग गया ना कि कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं करना है, उसी तरीके से आपको ये भी पता लगाना कि मुझे मार्क फॉर रिव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन छोड़ना, और इनसे 100% आपका सिलेक्शन होगा। यहीं पे पूरा गेम होता है। ये सिर्फ 20 से 25 मिनट की बात होती है। अगर 20 से 25 मिनट अगर आप अच्छे से खेल जाते हो ना, तो आपका 100% सिलेक्शन होता है, ठीक है। देखो अब इसमें से जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता इसमें से सही आंसर कौन सा, पर मुझे ये पता कि इसके ये मान लो C और D होता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, इसका मतलब मेरे पास अब बाकी जो बचे वो 2 ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें से मुझे पता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर है, तो आपके अब सही होने की, अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूं, ठीक है, तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% है। ये तो आपको पता ही है, इतनी मैथ हमको आती है, बायो वाले हम इतने थोड़ी कमजोर हैं, ठीक है। 50% आपकी प्रोबेबिलिटी। क्या मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, चाहे मुझे आता है चाहे नहीं आता है?
मतलब एक बार के लिए वो होता है ना, तुक्का मारने वाली बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। बाद में एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उससे आपका 100% ये सही होगा, या मान लो 90% केस में ये सही भी होगा, ठीक है। सबसे पहले तुक्का लगाने वाली बात आती है कि तुक्का भी लगता है ना, वो एक तुक्का तो वैसे एक मतलब एक होता है ना चवन्ना टाइप वर्ड हो गया, ठीक है। हम समझते हैं यार तुक्का, इसका मतलब ये समझे कि इसको कुछ नहीं पता, ये मतलब पढ़ने वाला नहीं है। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मैंने बहुत सारे तुक्के लगाए, लेकिन वो तुक्का इंटेलिजेंट तुक्का होता है। हाँ, वो जो तुक्का होता है वो इंटेलिजेंट तुक्का होता है, उसको एक नया नाम दे देते हैं, वो होता है इंटेलिजेंट गेस, ठीक है। एक्चुअल में होता है, ठीक है। यानी कि इसमें से दोनों, अब मुझे ये तो पता लगे कि दोनों में से कौन सा नहीं, अब इन दोनों में से मुझे गेस करना है कि इसमें से कौन सा नहीं होगा, है ना, वो होता है इंटेलिजेंट गेस करना, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, जिसमें मेरी 50-50 प्रोबेबिलिटी है सही होने की या गलत होने की। उसमें से मैं 10 क्वेश्चन अगर करता हूँ, ठीक है, उसमें से मान लो बाई चांस 5 ही क्वेश्चन अगर सही होते हैं और 5 गलत हो जाते हैं, मतलब 5 मेरे सही हुए और 5 गलत हुए, ठीक है। तो सही के लिए मुझे मार्क मिलेंगे 5, ठीक है। गलत के लिए कितने मिलेंगे, मेरे को मैथ नहीं आती भाई, ठीक है। 5 3 15 मतलब 1.5 सही है, मतलब 1.5 मार्क मेरे कट जाएंगे, ठीक है। इसका अब अगर हम नेट देखेंगे, ठीक है, तो नेट कितना होता है, 5 में से अगर 1.5 माइनस भी कर दो तो 3.5 बचते हैं, इतने ही बचते हैं। इसका मतलब एंड रिजल्ट क्या रहा, पॉजिटिव रहा ना आपके, मतलब इसकी वजह से ये तो नहीं हुआ कि जो आपके 120 से 130 सही हो रहे थे उनमें से भी आपके मार्क कम हो गए, वो तो सेफ रहे, उल्टा आपके बढ़ गए अगर आपने तुक्के भी लगाए और उसमें से अगर आपके 50% ही सही हुए। समझ रहे हो ना, गेम मतलब कहाँ पे चेंज होता है। अगर मान लो इसमें से अगर मान लो मतलब कोई इतना इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, जिसने अच्छा खासा पढ़ रखा हो, ठीक है, उसके अगर 10 में से मान लो, एक तो ये तरीका होता है कि मैं 10 को छोड़ दूं, मैं ये सोच लूं कि यार मुझे इसका सही आंसर नहीं पता इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं। पर्सनली स्पीकिंग जितने भी टॉपर भी होते हैं ना, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 भी आई होती है, ठीक है, उसके भी गलत होते हैं, उसकी 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। लास्ट बार वाला रिजल्ट देखना, वो मैंने 151 रैंक बताया था ना, उसके भी 40 क्वेश्चन गलत हुए थे। 188 उसने अटेम्प्ट किए थे, उसके 40 क्वेश्चन गलत हुए थे, और उसकी 151 शायद रैंक थी उसकी मेरे हिसाब से, है ना। तो इसका मतलब गलत तो सभी के ही होते हैं, ठीक है, गलत तो सभी के ही होते हैं। अब मान लो जिसने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, उसके मान के चलो प्रोबेबिलिटी है 7 से 8 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे मेरे हिसाब से, मेरे वेते हो जाएंगे ना। अगर आप इंटेलिजेंट तरीके से गेस करते हो, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, बाकी बचे 2 ऑप्शन, उसमें आप श्योर हो कि दोनों में से वो होता ना, एक ही तरफ आप इंक्लाइंड हो कि यार मुझे ज़्यादा ही सही ये लग रहा है, ऐसा भी होता ना। अगर आपने ईमानदारी से मॉक टेस्ट दिए ना, तो मैं आपको जो भी बातें बोल रहा हूँ ना, आप उसको 100% रिलेट करोगे। अगर आपने आज तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया ना, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे, वो आपको बकवास लगेगी। अब ये बताओ कितनों को बकवास लग रहा है। मतलब अगर आपने अभी तक MCQ सोल्व करना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आपने अभी तक जो सबसे अल्टीमेटली आपको 200 क्वेश्चन नहीं करने 3 घंटे में। आपने कुछ भी पढ़ा हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हो, 10 बार रिवीजन किया हो, 20 बार रिवीजन किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 घंटे में वहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हो, उन 200 क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो, उस पर आपका पूरा का पूरा गेम टिका है ना। बोलते हैं ना कुछ 6 महीने तैयारी करके लग जाते हैं या 8 महीने तैयारी करके लग जाते हैं। जैसे मैंने 8 से 9 महीने अच्छे से प्रिपरेशन की थी और मैं लग गया, ठीक है। समझ रहे हो ना, गेम कहाँ पे चेंज होता है, गेम यहीं पे चेंज होता है। अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, जो आपको नहीं आते हैं, आपको सही आंसर इसका नहीं पता है, लेकिन आपने 2 क्वेश्चन उसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब आपको पता है इन दोनों में से एक ऑप्शन होने वाला है, उसको अगर आप अटेम्प्ट करने जाते हो, ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है और आपका जो तुक्का है वो इंटेलिजेंट तुक्का है, ठीक है, तो गारंटी के साथ आपके 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ पे सही होने वाले हैं, होंगे ना। अब मान लो जैसे आपके 8 क्वेश्चन उसमें से सही हो गए, या मान लो कम भी मान लो, ठीक है, 7 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। अब मान लो 7 के लिए आपको मिला, ठीक है, 7 नंबर, 3 के लिए बाकी का मिला 3.9, इतना ही होता है, मान लो 1 नंबर, ठीक है। नेट रिजल्ट कितना रहा, मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, 7 से 8 उसमें से सही हुए, मान के चलो 7 आपके सही हुए, ठीक है, उसमें से आपके 3 गलत भी हो गए, फिर भी एंड रिजल्ट क्या रहा उसका, 6 ही रहा ना। आपके जो 120 से 130 सही हुए उनमें कोई फर्क पड़ा, आपका ओवरऑल स्कोर जो हुआ वो इंक्रीज हुआ ना। इसका मतलब जो सिलेक्शन दिलवाते हैं वो मार्क 4 UU वाले होते हैं, वो सिलेक्शन दिलवाते हैं, समझ रहे हो। अब बता देता हूँ फाइनल, ये छोटी सी चीज़ है, वो आपको पूरा बता देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको अधूरा अधूरा छोड़ के जाऊँ यहाँ पे, ठीक है। एक भी चीज़ पकड़ो लेकिन उसको अच्छे से पकड़ो, उसको इंप्लीमेंट करो, आपको रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट दिखता है तो वो चीज़ सही है आपके लिए, अगर रिजल्ट नहीं दिखता है वो चीज़ आपके लिए खराब है, भले ही मेरे लिए वो सही थी, ठीक है। फाइनल टेस्ट दे रहा हूँ, ओवरव्यू, ठीक है। जैसे कोई भी MCQ होता है, कितने हमें सही करने होते हैं, कितने गलत करने होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 200 होते हैं, ठीक है,
उसमें से अपने 130 क्वेश्चन मान लो सिलेक्शन दिलवाते हैं, ओवरऑल जो नेट रिजल्ट होता है, ठीक है, उसमें से हमें कम से कम 120 से 30 सभी को आ रहे होते हैं। कम से कम वहाँ से ले जाके हमें 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें 50-50 वाले होते हैं, जो हमें सिलेक्शन दिलवाते हैं, ठीक है। 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें छोड़ने होते हैं, ठीक है, समझ। ये जो मार्क फॉर रिव्यू वाला होता है, इनका सारा का सारा गेम होता है, इनको आपको सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना होता है। अगर आप पहली बार में इसको अटेम्प्ट करने जाओगे तो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपका ये गलत ही गलत होगा, क्योंकि इसका भी एक लॉजिक बता देता हूँ पीछे का क्या होता है। शुरू में हम जैसे ही टेस्ट, जैसे पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, हमें नहीं आता तो हमारी धड़कनें बढ़ती जाती है ना। हम तो टेक्निकल भाषा में बात करेंगे, ठीक है, तो वो होता है हमारा, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्चुअल में जो ब्रेन की जो सोचने की या डिसीजन मेकिंग जो पावर होता है ना, उसको कम कर देता है। आप फील करना, कभी भी एमसीक्यू देना, अच्छे से उनको सोल्व करना, ठीक है। आपकी शुरू में हार्ट बीट बढ़ती है, ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके 3 से 4 क्वेश्चन अगर मतलब आपको आते हुए भी गलत होंगे। वो कहते हैं ना कि यार ये तो मेरे को आ रहा था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी गलत हो गया। उसके पीछे का रीज़न ये है। इसका मतलब क्या, वो मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ना है और आराम से डीप ब्रीथ करनी है 2-3, ठीक है, खुद को रिलैक्स करना। पानी की बोतल भी देते हैं एम्स वाले 10 रुपये वाली, पता होगा इस बार, ठीक है, हालांकि वो गर्म पानी था, ठंडा नहीं था, फिर भी वो काम चल जाता उससे, ठीक है। तो उससे क्या, खुद को रिलैक्स करो, अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाओ, ठीक है। इसमें आपकी ब्रेन की डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। अब आप अगर फिर से क्वेश्चन को रिव्यू करोगे, ठीक है, अब मैं बता देता हूँ जो मैंने 2 घंटे में पेपर सोल्व किया था, बाकी के टाइम मैंने क्या किया था, ठीक है। 2 घंटे में जैसे 1 से लेकर 200 तक गया था, उसमें मैंने मार्क फॉर रिव्यू किए थे, ठीक है। उसमें सबसे पहले मैंने मार्क फॉर रिव्यू को वालों को देखा था, उसमें से मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे थे, ठीक है। 15 से 20 मिनट में मैंने वो 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, प्रैक्टिकली है, कोई इसमें हवा वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बाकी के टाइम फिर भी मेरे पास आधा घंटा बच गया था ऑलमोस्ट, ठीक है, आधा घंटे से ज़्यादा ही बचा था, 40 मिनट्स बचे थे एक्चुअल में, ठीक है। उस 40 मिनट में मैंने फिर से 1 से लेकर 200 तक सारे क्वेश्चन रिव्यू किए थे, और उसमें मैंने देखा था कि 3 से 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, जो मुझे आ रहे हैं लेकिन फिर भी मेरे गलत हो गए, ठीक है। जैसे मान लो ईसीजी में जैसे हाइपर कैलेमिया होता है, तो उससे टोल टेंटेड टी वेव होती है, मैंने उल्टा कर रखा था उसका। अब बेसिक क्वेश्चन था, मुझे आता था, फिर भी वो मेरा गलत हो गया ना, क्यों, मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पे एक्टिवेट था। मैंने फिर से सोचा, आराम से डिसीजन लिया, ठीक है, अब मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया। तो समझो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक का कितना बड़ा गेम होता है अपने एग्जाम में, है ना। तो ऐसे पूरा का पूरा क्यों, उसके बाद में मैंने जो लास्ट सबमिट होता है, सबमिट करने से पहले भी मेरे पास कम से कम 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा बचे हुए थे। तो अगर आपके माइंड में अगर ये मिथ बैठा हुआ है आज से कि मैं 3 घंटे में पेपर सोल्व नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि 3 घंटे का पेपर मैं 2 घंटे में ही कर चुका था। और मतलब ये तो आपके सामने बोल रहा हूँ, तो इसमें मैं मतलब पॉसिबिलिटी है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, और मुझे झूठ बोल के कुछ मिलेगा भी नहीं। ऐसा नहीं भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, कुछ भी फेंक रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, आप इसको एक बार है ना, अगर आपने इसको अच्छे से समझा है, ठीक है, इसको आप करके देखना। और ये जो आदत होती है ना, वो कहाँ सुधरती है, जब अपने मॉक टेस्ट देते हैं। 50 से 60 मॉक टेस्ट दोगे ना, तो उसमें कभी भी ये गलती मत कर देना कि यार ये नोट सेट का एग्जाम थोड़ी है, ठीक है, इस पर मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ, वैसे भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गलती होना है। तो वहाँ से अपनी आदत बिल्ड हो जाती है इस चीज़ को लेके कि यार मतलब एग्जाम यहाँ पे अगर मान लो आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आपका वो गलत हो गया, फिर भी मतलब आपको पता कि वो गलत होने वाला, फिर भी आप उसको अटेम्प्ट करते हो, तो यहाँ से आपकी आदत बिल्ड होती है। तो फिर आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है या नहीं कि आपके नोट सेट में भी ये आदत बनी रहेगी। मतलब नोट सेट में भी तो यही आदत रहेगी, आपके सामने वही ब्रेन को आपको सिग्नल मिलेगा, यहाँ सामने आया, मुझे पता गलत है, फिर भी मेरी आदत है उस पर क्लिक करने की, है ना, तुक्के लगाने की, तो आपका गलत होना ही होना है। तो ये आदत आपको शुरू से सुधारनी है और अभी से सुधारनी है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है? एक छोटी सी टेक्निक है, ठीक है, मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट से, ठीक है। देखो एक जैसे ये होता है ना कि अभी तो आप ऑफलाइन आ रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है, आपको 4 से 5 घंटे भी बैठना होता है, ठीक है, तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप बीच में से उठ के चले जाओ यहाँ से, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में सारा सब कुछ पॉसिबल होता है, ठीक है। अब आपने क्योंकि ऑनलाइन चूज़ कर लिया, तो ये स्ट्रेटजी आपके काम आएगी जब आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा पोमोडोरो टेक्निक का, बोलते लेकिन किसी को बहुत कम जनों को समझ में आता है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, ठीक है, या फिर आप मेरी तरह मतलब होता है बंदर माइंड सेट वाले थोड़े प्राणी हो, ठीक है, इसका मतलब ये आप टिक के बैठ नहीं सकते, ठीक है, तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। एक टाइमर लगाइए, मैं लगाता था पर्सनली 30 मिनट का टाइमर लगाता था। उस 30 मिनट में सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाई पे फोकस करता था।
30 मिनट में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता था। 30 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए मैं किताबों को साइड में रख देता था, 5-7 मिनट के लिए घूमने चला जाता था, यहीं घूम लेता था, पानी वानी पी लेता था, खुद को रिलैक्स करता था। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का अच्छा हो जाता था, वापस दिमाग अच्छा काम करने लग जाता था, पूरा फोकस पीक पे होता था, फिर आधे घंटे बैठता था। ऐसे करके मैं पूरे दिन पढ़ता रहता था। पूरे दिन का मतलब 7 से 8 घंटे बस। मैंने कोई ऐसे नहीं कोई 15-16 घंटे पढ़ाई की, वैसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ एवरेज ऑन एन एवरेज पूरे साल का निकालोगे तो मेरी एवरेज स्टडी जो टाइम रहा है वो 5 से 6 घंटा रहा। ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मुझे पता है आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन हैं, पर आपको उनको वो क्वेश्चन की फॉर्म में ला नहीं पा रहे हो। ठीक है, लेकिन मुझे पता है आपको कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट आपको जाने की बहुत ज़रूरत होती है। मेरे पास वो टाइम नहीं है, वरना मैं आपको खूब सारी स्ट्रेटेजी बताता जिससे आपको सच में लगता कि एक्चुअल में आपको बस इतनी सी मेहनत करनी होती है, फालतू की वो गधों वाली मेहनत करनी नहीं होती है ना। एक्चुअल में होता है ऐसा। आप ये मत समझना कि आप मतलब आपको भी नहीं पता होता आप किस गधे वाली मेहनत कर रहे हो इस टाइम पे। हो सकता है आप कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी अभी भी यूज़ करो। स्मार्ट स्ट्रेटेजी का मतलब ये नहीं कोई साइंटिफिक कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं लग रहा, 30 मिनट का टाइम लगा, 30 मिनट का टाइमर लगाओ, चेयर पे बैठो, आराम से पढ़ो 30 मिनट के लिए। बस ये सोचना कि मुझे 30 मिनट के लिए पढ़ना है और बाकी सोचना ही नहीं है, तो अपने आप आपका जो स्टडी टाइम है ना वो अपने आप बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाओगे। आप अगर अभी मान लो 1 या 2 घंटा पढ़ते हो ना लगातार, या 3 घंटा या 4 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, ये आप स्ट्रेटेजी यूज़ करना, मतलब आप चाहे मुझे थैंक यू मत बोलना उसके बाद में, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपका जो टाइम है ना पढ़ने का वो कम से कम 5 से 6 घंटे बढ़ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि आपको पढ़ना सिर्फ आधे घंटे के लिए, ये सोचना माइंड में, ये नहीं सोचना मुझे 6 घंटे दिमाग में कभी भी ये सोच के मत बैठना कि जैसे मैं पढ़ने बैठा हूँ अभी, ठीक है, तो मुझे 6 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए या 10 घंटे के लिए पढ़ना है। आपकी पढ़ाई कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। 1-2 दिन कर भी लोगे ना तो या ज़्यादा से ज़्यादा उसको 4 या 5 दिन सस्टेन कर पाओगे। समझ रहे हो? आपको माइंड में सिर्फ इतना ही रखना है, मैंने ये टाइमर लगाया हुआ है, ठीक है, 30 मिनट का, और मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट ही पढ़ने हैं, और इस 30 मिनट में मुझे अपना 100% देना है। और ऐसे 30-30 मिनट करके, ठीक है, मुझे ऐसे कम से कम जैसे एक सेशन हुआ 30 मिनट का, ठीक है, ऐसे कम से कम 15 से 16 सेशन करने एक दिन के, आराम से हो जाते हैं। ठीक है, आपको बोरियत भी नहीं लगेगी, चीज़ें आसान होगी। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को या यहीं पे ख़त्म करते हैं? बोर हो गए? नहीं हो गया लग रहा है। नहीं, मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं आपको बताने बैठूंगा तो मेरे लिए 3 घंटे भी कम पड़ेगा। अभी सर बात कर रहे थे कि तू 30 मिनट क्या बोलेगा, मैं इसको 3 घंटे तक भी खींच सकता हूँ, पर इतना टाइम है नहीं। ठीक है, तो अगर पॉसिबल होगा, अगर आगे फ्यूचर में ऐसे सेशन लेने को मिलेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको कम से कम 20-30 मिनट में ऐसी चीज़ें समझा पाऊँ आपको। ठीक है, थैंक यू। मतलब नहीं, बात ये है कि अगर मतलब मैं आपसे फाइनल जो फीडबैक होता है नहीं मतलब जैसे जो फाइनल फीडबैक है ना वो आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको मैंने मान कितना मिनट लिया, 30 मिनट, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा ना, या ऐसे लग रहा था मेरे मुंह पे चप्पल मारने का मन कर रहा था किसी का? नहीं कर रहा हो तो बता दो, मैं आगे से ऐसे सेशन नहीं लूँगा भाई। ठीक है, अरे भाई मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि छोड़ के जाऊँ यहाँ पे 3-4 घंटे लगा रहा हूँ, ठीक है, पर टाइम की मजबूरी है, मुझे जाना भी है। ठीक है, तो आगे कभी ऐसे अगर मान लो सेशन लेने को मिलेगा ना तो मैं आपसे पूछ लूँगा, आपका फीडबैक लिया जाएगा, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं लेके बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय दिया आपका, और बहुत बढ़िया स्ट्रेटजीज बताई इन्होंने। जो अपनी स्ट्रेटजीज फॉलो करी, सबकी अपनी इंडिविजुअल पकड़ होती है, सब अपने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे टॉपर कैसे बना जाए, क्लियर, कम समय में कैसे स्मार्ट स्टडी करें, इन्होंने अच्छा बताया, तो उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत उनका। और परेशान हो गए थे क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी भावनाएं, लेकिन तुम्हें क्या आदत नहीं है, हम भी बताते हैं चीज़ें, यही बता रहा है, जो इसने बताई वो हम बताते हैं, हम जो बताते हैं इसने बताई बच्चे ने, लेकिन कुछ मजाक करते लोग, कुछ नहीं करते। लेकिन अभी है ना आपको फोकस करना है, और आप सबके लिए खुशखबरी है, 3500 पोस्टें आ गई राजस्थान CHO की, तो लक बधाइयाँ उनको जो CHO का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उसका एग्जाम फरवरी में है, फरवरी तक तो खोल के रख देंगे एक एक स्क्रू को, बोल्ट को, इसके, ठीक है ना। है विज्ञप्ति आ गई है, 8 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। हैं 3500 पोस्टें हैं, जिसमें 3035 कुछ ऐसे पोस्टें तो ऑल ओवर राजस्थान की है, और ये डूंगरपुर जो रिजर्व एरिया उसकी 475 है, तो कर्म आगे 3500 पोस्टें हैं, तो अच्छी पोस्टें हैं, क्योंकि कभी लोग राजस्थान के इस बार, और राजस्थान के लोग ही पढ़ सकते हैं, तो उसका अलग से हम बैच शुरू करेंगे। वो ये नोट सेट का रहेगा, और जो नोट सेट पढ़ रहे हैं उसको CHO पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी कह देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये बेवकूफ़ी ना करें, बाकी तुम्हारी इच्छा है। हाँ बेटा बोलिए।
अब मैं थोड़ा क्लास तो लेनी थी लेकिन अपन डिस्कशन में रह गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। ये चीज़ें आप जब एग्जाम के समय तैयारी करोगे ना, जो बच्चे ने बताई वो बहुत काम आती है। पढ़ना क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, कितना पढ़ना, किस तरह से स्ट्रेटजीज आपकी। किसी ने वो कितनी अच्छी बात लगी कि यदि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे का समय दिया जाता है तो 6 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। यानी आपका हथियार बहुत मजबूत होना चाहिए, तभी आप विजय प्राप्त कर सकते हो। तो आपकी स्ट्रेटजीज बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, तभी सक्सेस मिलती है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। एसएनए की क्लासें आपको अच्छी लगती है तो बेटा आज ही एसएनए ज्वाइन करें, नए बैच शुरू हो गए। और राजस्थान सीएचओ के लिए भी बहुत जल्दी हम नया बैच अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे।